जय हिंद बच्चों। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पहले हो चुकी है और पिछले सेशन में अपन ने जीओसी चालू की थी, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन अपन ने किए थे और उन क्वेश्चनों में हम उन क्वेश्चनों के साथ उनकी बेसिक भी साथ के साथ कर रहे थे। हर क्वेश्चन में इसके पीछे छिपा हुआ कंसेप्ट अपन सीख रहे थे और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। और जीओसी के अंदर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो भी इसके अंदर कंसेप्ट आएंगे, हम उन कंसेप्ट को एक एक कंसेप्ट को इसमें जो भी कंसेप्ट क्वेश्चन में आएंगे सभी कंसेप्ट को अपन सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कार्बोकेटाइन द फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द सेकंड। ये बोल रहा है कि जो ये कार्बोकेटाइन दे रखा है, इनमें पहला कार्बोकेटाइन सेकंड वाले की कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ये चेक करना है किसके अंदर ऐसा है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन में CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS2 प्लस। अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो ये जो पहला कंपाउंड है, ये पहला कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। और जब पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होता है तो ये स्थिति रेजोनेंस की होती है, यानी यहाँ रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी इस सेकंड वाले की कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। यानी यहाँ दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो पहला वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन के अंदर अपन देखेंगे तो देखो, एक तो दे रखा है इसमें CS2 प्लस OH और एक दे रखा है CS3NH CS2 प्लस। इन दोनों में अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यहां ध्यान से देखोगे, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है और जो पॉजिटिव चार्ज है ये कॉन्जुगेशन में है। यहां नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है। अब हम बात करते हैं कि यहां पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, तो यहां इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये इसलिए ये अपने लोन पेयर को डोनेट कम करेगा, यानी ये यहाँ बैक बॉन्डिंग कम कर पाएगा। जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये इजीली क्या कर देगा, यहाँ बैक बॉन्डिंग कर देगा और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा। इसलिए इसमें जो स्टेबिलिटी ज़्यादा है वो किसकी ज़्यादा है, फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है सेकेंड वाले की कंपेरिजन में। नेक्स्ट अपन थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो थर्ड में यहाँ लोन पेयर है और ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जबकि यहाँ ऊपर वाले में देखेंगे तो लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं है, यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, इसलिए स्टेबल नहीं हो पाएगा। थर्ड ऑप्शन के अंदर ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये सेकेंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। रीजन इतना है कि इसमें लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं तो फोर्थ ऑप्शन में अल्फा हाइड्रोजन चेक करना पड़ेगा हमें। देखो, फर्स्ट वाले कंपाउंड के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन है, फर्स्ट वाले कंपाउंड के साथ ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है इसके अंदर, इसमें अल्फा हाइड्रोजन अगर हम काउंट करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन है 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हो जाएंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हो जाएंगे। इस कंपाउंड में टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसके अंदर अगर हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो इसमें कितने हैं बोलो, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा दोनों में से, दोनों में से फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो फर्स्ट वाला किस किस के अंदर स्टेबल है, एक तो हमारे पहले के अंदर फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंड वाले में भी पहला ज़्यादा स्टेबल है और फोर्थ में भी पहला ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है क्या? सेकंड ऑप्शन इसका क्या होगा, बी ऑप्शन,
बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, टर्सरी कार्बोकेटाइंस आर जनरली फॉर्म्ड मोर इजीली देन प्राइमरी कार्बोकेटाइंस। समझते हैं इसको। जैसे मेरे पास यहां अपने पास टर्सरी एल्केन है CH3, ये टर्सरी एल्केन है, और एक हमारे पास कंपाउंड है प्राइमरी एल्केन। इसको मैं प्राइमरी एल्केन बोल, ये प्राइमरी एल्केन और ये क्या है, टर्सरी एल्केन है। और इस टर्सरी एल्केन के अंदर अगर हम इस हाइड्रोजन को यहां से रिलीज करते हैं, यहां से रिमूव करते हैं, तो बोलो पीछे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। यहां से हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं तो यहां पीछे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हम बात करते हैं किसमें हाइड्रोजन आयन इजीली रिलीज हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटाइन इजीली बन जाएगा। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी अपने को, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उस कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो H+ रिलीज करने के बाद में अगर हम इसको देखते हैं तो ये ज्यादा स्टेबल है, और इसकी स्टेबिलिटी के दो रीजन आपको ध्यान रखने हैं। एक तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, एल्फा हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, तो क्या हो रहा है यहाँ, एक तो रीजन क्या है बोलो, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है कि जो ये मिथाइल ग्रुप है ये +I इफेक्ट देता है। +I इफेक्ट की वजह से भी इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि +I इफेक्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। तो दो इफेक्ट लग रहे इसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी जो इसका कार्बोकेटाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और +I इफेक्ट की वजह से भी इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। कितनी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, दो रीजन की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि भाई टर्सरी जो कार्बोकेटाइन है उसका फॉर्मेशन प्राइमरी कार्बोकेटाइन की कंपैरिजन में बोलो इसका फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। यानी पहला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा देखो, इसका रीजन सही दे रखा है क्या, इसके रीजन में दे रखा है हाइपर कॉन्जुगेशंस एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू एडिशनल एल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज टर्सरी कार्बोकेटाइन। बिल्कुल सही है, ये दोनों इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं बोलो, इंक्रीज कर देते हैं। बिल्कुल दोनों बातें करेक्ट है, और ये सही एक्सप्लेनेशन भी है। फर्स्ट जो एसर्शन है उसका रीजन बिल्कुल करेक्ट भी है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, both A and R, assertion and reason are true and reason is correct explanation of A। यानी रीजन जो है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बोलो, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। देखो भाई, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो देखो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये तो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। दूसरी बात, बोरोन एल्यूमिनियम, बोरोन एल्यूमिनियम जो ग्रुप किसके हैं, ग्रुप 13 के हैं। और ग्रुप 13 के जो कंपाउंड्स होते हैं, ट्रिक याद होगी आप लोगों को, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बताओ भाई, ग्रुप 13 जो है, इस ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स है इनमें आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। ट्रिक बता रखी है मैंने। 13 ग्रुप में बोलो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब इनके आउटर मोस्ट सेल में, सभी के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, सभी के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। अगर ये शेयरिंग भी करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन
कर सकता है ये शेयरिंग करके, अभी भी बोलो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हुए। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, इनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो बताओ ये भी इलेक्ट्रोफाइल है और ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो बताओ हमारे पास कौन सा बचा, Cn है माइनस, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज क्या करता है बोलो, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, इसलिए हमारा आंसर कौन सा जाएगा, Cn माइनस, क्योंकि ये क्या नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटाइंस इज। कुछ कैटाइंस दे रखे हैं और उनकी स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें चेक करना है। आओ हम इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर चेक करते हैं। देखो ये रहा, इसको थोड़ा बारीकी से समझना। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें कैसे चेक करना है, देखो एक बार। एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, कार्बोकेटाइन, मैं ऐसे लिखता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट। कार्बोकेटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज की बात चल रहा है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बोलो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्लस इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और बोलो माइनस इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहां सब जगह बोलो कार्बोकेटाइन है कि नहीं है। अब इसकी स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें इनका इफेक्ट चेक करना पड़ेगा। जिसका इफेक्ट पॉजिटिव है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और जिसका इफेक्ट नेगेटिव है वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा। तो देखो ध्यान से, यहां सबसे पहले तो इसके इफेक्ट को मैं सिखाता हूं, अच्छी तरह देखना है। यहां हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, यहां नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, यहां क्लोरीन के ऊपर भी क्या है, लोन पेयर। अब एक बात ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखनी है, देखो इधर एक पॉइंट ध्यान रखना है, लोन पेयर और डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में है, लोन पेयर और डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में है, तो इसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, मेसोमेरिक इफेक्ट, या इसको रेजोनेंस बोल दो, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर बेंजीन रिंग के अंदर होता है तो इसी को अपन क्या बोल देते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो चाहे रेजोनेंस बोल दो चाहे मेसोमेरिक इफेक्ट बोल दो, एक ही बात है। यहां मेसोमेरिक इफेक्ट है, यहां भी देखो सेम इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, और यहां भी बोलो मेसोमेरिक इफेक्ट है। अब इन मेसोमेरिक इफेक्ट में ध्यान से देखना, ये लोन पेयर जब आगे जाएगा तो बताओ ये बॉन्ड माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा। जब इसमें अगर रेजोनेंस करवाए तो इसमें रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर कहां जाएगा बोलो, ओएस से दूर जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो पीछे चार्ज कहीं का आएगा बोलो, पॉजिटिव। यानी ये कौन सा मेसोमेरिक इफेक्ट है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है। कैसे याद रखना है, लोन पेयर और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में यानी मेसोमेरिक इफेक्ट है, यानी रेजोनेंस है, और साथ में ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये लोन पेयर आगे बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड का माइनस बन जाएगा। और ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है बोलो, ये मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। इसमें भी प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, सेम कंडीशन है, इसमें भी क्या है, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट है। लेकिन इसमें ध्यान से देखोगे आप लोग तो इसके अंदर डबल बॉन्ड और अल्फा हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन में है, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन होती है। ये तो प्लस एच पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन होती है। यहां क्या लिख सकते हो इसमें, प्लस एच, यानी पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन है ये। अब ध्यान से देखना, अब इनमें एक बार इंडक्टिव इफेक्ट भी चेक कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी इस पे इफेक्ट कौन सा आएगा बोलो, माइनस आई इफेक्ट होगा। इस पे भी कौन सा होगा, ये भी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे माइनस आई है, इस पे भी माइनस आई है। लेकिन बताओ कार्बन की चेन तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव ग्रुप होता है। अरे कार्बन की चेन तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगी नहीं करेगी, इसलिए इस पे तो कौन सा इफेक्ट आएगा बोलो, प्लस
आई इफेक्ट आएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, हेलोजन फ्लोरीन के अलावा, फ्लोरीन के अलावा बाकी जो भी हेलोजन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। किसकी कंपैरिजन में बोलो? मेसोमेरिक इफेक्ट की कंपैरिजन में। बोलो कौन डोमिनेंट होता है? बोलो कौन डोमिनेंट होता है? माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट होता है। बाकी में सभी में बोलो क्या होगा? मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों के अंदर देखो, सबसे पहले तो यहां प्लस एम है और यहां माइनस आई है, यहां भी प्लस एम है और यहां माइनस आई है। अब हमें इसमें अगर आंसर निकालना है तो पहले तो ये चेक करो कि कौन सा इफेक्ट हमें इसमें, कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा, डोमिनेंट होगा। तो ध्यान रखना, मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पर डोमिनेंट होता है, यानी पावरफुल कौन माना जाता है? मेसोमेरिक इफेक्ट। यानी आंसर पहले, सबसे पहले मेसोमेरिक इफेक्ट से देखना है। अब और मेसोमेरिक इफेक्ट देखो, इसमें तो मेसोमेरिक इफेक्ट कैंसिल हो गया, इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट है, यानी ये ज्यादा पावरफुल है, तो आंसर इसके हिसाब से निकालना सबसे पहले। अब देखो, बोलो भाई प्लस वाला इफेक्ट, बोलो कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। अरे दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्लस वाले इफेक्ट जो है, प्लस वाले इफेक्ट बोलो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। यानी इन दोनों की कंपैरिजन में, इन दोनों की कंपैरिजन में बताओ रे इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट वालों की स्टेबिलिटी क्या होगी? बोलो ज्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी पी और क्यू की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बोलो ज्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं कि पी की, अच्छा एक चीज और, सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी हो जाएगी एस की। बताओ एस की स्टेबिलिटी सबसे कम क्यों? और इसका रीजन बताओ मुझे एक बार। क्योंकि माइनस इफेक्ट है, और आपको पता है माइनस इफेक्ट तो स्टेबिलिटी को क्या करता है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करता है? बोलो कम करता है। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। ऑप्शनों में चेक करो, सबसे कम स्टेबिलिटी, एस की स्टेबिलिटी सबसे कम कौन कौन से ऑप्शन में बताओ? कौन कौन से में है? यानी कौन से ऑप्शन तो कैंसिल हो गए? बी और सी ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब जो भी आंसर आएगा वो या तो फर्स्ट आएगा, या बोलो कौन सा आएगा? फोर्थ आएगा। दोनों में से आएगा आंसर, ठीक है ना? चलो अब चेक करते हैं। अब इन दोनों में देखो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, तो इसमें एक रीजन, आप दोनों में मेसोमेरिक इफेक्ट तो इक्वल लगता है। अब आपको क्या चेक करना है? इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना है। बताओ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्या? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा ताकत के साथ खींचेगा, यानी ज्यादा पावर के साथ खींचेगा। तो इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा। जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है उसकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। इन दोनों में बोलो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो गई? बोलो क्यों वाले की हो गई। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? क्यों। फिर कौन हो गया? बोलो पी। फिर कौन हो गया? एस, सॉरी ये एस नहीं आएगा ना, क्यों हो गया? पी हो गया। फिर आ जाएगा अपने पास आर, और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा? बोलो एस। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो डी आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर हुआ? चलो, इसमें कुछ कोई दिक्कत आ रही है? कुछ क्वेश्चन पूछना है इसमें, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल। इन सभी स्ट्रक्चर्स में ऐसे कौन सा कंपाउंड है जिनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होगी? आइडेंटिकल का मतलब अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी वैसी होगी जैसे कि पहली स्ट्रक्चर है, अगली स्ट्रक्चर भी वैसी होगी जैसे कि पहली स्ट्रक्चर है, यानी आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। तो वो साफ साफ दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर? बी ऑप्शन। कैसे आएगा? अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो एक बार ध्यान से, तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी? यहां क्या जाएगा? बोलो डबल बॉन्ड। यहां क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। और यहां क्या जाएगा? बोलो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना? फिर बताओ, आगे इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये बॉन्ड इधर जाएगा क्या? अरे बॉन्ड इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? आगे बताओ क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। आगे बताओ भाई, इसको बैलेंस करने के लिए फिर से क्या होगा? ये बॉन्ड इधर जाएगा।
और वापस पहली वाली स्ट्रक्चर ही बन गई क्या? बताओ, हर एक स्ट्रक्चर सेम है, एक बार देखो आप लोग, बोलो ये और ये सेम है कि नहीं, चेक कर लो एक बार। अरे बिल्कुल डिट्टो है कि नहीं, देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, एक एक बॉन्ड छोड़ के बोलो डबल बॉन्ड है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है क्या? अरे सेम है कि नहीं है? मतलब सारी स्ट्रक्चर सेम है, इसका मतलब इसकी सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलो आइडेंटिकल है कि नहीं है? सभी स्ट्रक्चर कैसी है बोलो इसमें? आइडेंटिकल है। तो अपना आंसर कौन सा जाएगा इसके अंदर? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 15वां क्वेश्चन था ये। 16 क्वेश्चन को छोड़ना अभी, 17 क्वेश्चन में चलेंगे अपन, 16 को बाद में करेंगे। 17 क्वेश्चन पे आ जाओ, ये 16 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन आएगा अपने पास, ठीक है ना। उसमें टाइपिंग मिस्टेक थी तो उसको सही करवा के, और फिर नेक्स्ट जब आपका सेशन आएगा उसमें इस क्वेश्चन को मैं वापस डलवा दूंगा और वापस उस क्वेश्चन को अपन ले लेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन शो कॉन्जुगेशन। बताओ इनके अंदर कौन सी स्पीसीज के अंदर कॉन्जुगेशन हो रहा है। कॉन्जुगेशन का मैंने सिंपल मेथड बता रखा है, एक सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस होना चाहिए, डबल बॉन्ड के बीच में क्या होना चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस होना चाहिए। ये किसके अंदर हो रहा है ऐसा, तो चेक करो। देखो डबल बॉन्ड बोलो, सिंगल बॉन्ड के डिफरेंस पे है क्या, इसका मतलब इसमें तो कॉन्जुगेशन हो रहा है। इसमें देखो लोन पेयर और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है क्या, तो यहाँ भी कॉन्जुगेशन दिख रहा है। यहाँ बताओ और लोन पेयर और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है क्या, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। बताओ किस में कॉन्जुगेशन हो रहा है, आंसर क्या आ जाएगा इसका बताओ। इसके अंदर डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सभी में क्या हो रहा है बताओ, कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है ना, सभी के अंदर कॉन्जुगेशन। तो अपना 17 नंबर के क्वेश्चन में आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन। सिंपल सा पूछा इसमें, कॉन्जुगेशन बताना आप लोग, कॉन्जुगेशन का सिस्टम बता रखा है मैंने, सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के डिफरेंस में हो, ये भी कॉन्जुगेशन होता है। और कॉन्जुगेशन जो होता है उसकी वजह से इसमें क्या पाया जाता है बोलो, रेजोनेंस होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखना है, इनोल कंटेंट, मैक्सिमम इनोल कंटेंट आपने पढ़ा है टोटोमेरिस में, टोटोमेरिस में कीटो इनोल। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स कीटो की दे रखी है और इनको कन्वर्ट करना है इनोल में। तो इनोल में कन्वर्ट करने का आपको एक मेथड पता होना चाहिए। इनोल में अगर कन्वर्ट करना है तो इनोल का एक सिस्टम पता होना चाहिए। अल्फा डबल बॉन्ड के साथ, सी डबल बॉन्ड के साथ जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी इनोलिक फॉर्म उतनी ही ज्यादा बनेगी, इनोलिक फॉर्म उतनी ही ज्यादा बनेगी। चेक करते हैं, यहां देखो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। अभी मैं बना के बताऊंगा आप लोगों को किस प्रकार से इनोल फॉर्म बनेगी। इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन, ये भी देखो इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन और ये इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6 and 2 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो इनोलिक फॉर्म बनेगी, औरों में भी चेक कर लो आप लोग, सबसे ज्यादा जो इनोलिक फॉर्म बनेगी बताओ और कौन सी बनेगी, किसमें बनेगी, बी के अंदर। चेक करते हैं एक बार इनोल का मतलब क्या हुआ। देखो एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, यहां देखो सी डबल बॉन्ड ओ सी एच एच। इसको समझाने के लिए मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं ताकि ये क्लियर समझ में आ जाए। देखो इनोल क्या है, जब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। हाइड्रोजन का बॉन्ड तो कार्बन की तरफ जाएगा और ये बॉन्ड कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। और इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, सी ओ माइनस, एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड हाइड्रोजन का आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये आ जाएगा सी एच और एच, और यहाँ क्या बच गया एच प्लस। अब ये एच प्लस कहाँ जाएगा बताओ, इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा ओ एच, और यहाँ क्या बन गया बोलो, डबल बॉन्ड यानी इन, इन और ऑल, इन और ऑल। बताओ इनोल बना कि नहीं बना। ऐसा ही इनोल बताओ यहाँ बन सकता है क्या, यहाँ बन सकता है। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा बोलो, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इसमें जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही क्या बनेगी बोलो, इनोल स्ट्रक्चर बनेगी। तो मुझे बताओ मैक्सिमम इनोल कंटेंट किस में बन रहा है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी।
अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा किस में है बोलो, तो बोलो बी ऑप्शन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। इनके अंदर अगर हम चेक करेंगे तो आंसर कौन सा जाएगा बोलो, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग स्पीसीज। ये जो आपके सामने स्पीसीज दे रखी है, ये वाली जो स्पीसीज है, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। देखो डबल बॉन्ड होता है तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। अब बात आती है कि इस माइनस के इलेक्ट्रॉनों को पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करे या नहीं करे। आप ये देखो, क्या ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना सकते हैं क्या, और ये तभी पॉसिबल है जब इसके साथ कोई डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। बताओ ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है क्या, ये डबल बॉन्ड और माइनस चार्ज कॉन्जुगेशन में है, इसका मतलब ये माइनस का क्या बना सकता है बोलो, पाई बॉन्ड बना सकता है। और ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा बोलो, कार्बन पे, यानी माइनस बना लेगा। इसका मतलब ये माइनस के जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड बनाने के कैपेबल है। इसका मतलब इसको पाई बॉन्ड में काउंट करेंगे तो बताओ, पाई बॉन्ड काउंट करेंगे तो बोलो 2 2 जस्ट 4 और ये कितना हो जाएगा 6। तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं आप लोगों को, उसमें बताना उसके अंदर माइनस, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताओ कितने हैं। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताना एक बार कितने हैं, केवल 2 है क्या। ये माइनस पाई क्यों नहीं हुआ आपकी बार, पाई इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हुए, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। एक चीज समझ लेना, जो माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में नहीं है, वो माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, तो ये जो माइनस है ये किस में है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन, एक हाइड्रोजन भी है, तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बोलो, 1 2 3 और एक माइनस भी तो है ना, 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जबकि इसमें चेक करेंगे तो बताओ, ये जो माइनस है, ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल के अंदर होंगे, और अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना सकते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है तो इससे पता चल रहा है कि भाई यहाँ जो माइनस है ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल के अंदर है, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो इनको पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करेंगे, जबकि इस माइनस को पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर चले गए इलेक्ट्रॉन। तो किसमें चले गए बोलो, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, इसलिए उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करेंगे। जबकि इनको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है, ध्यान रखना इस बात का। तो अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा बोलो, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमोंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड इज। अच्छा, इनमें आपको बताना है एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, ये पूछ रहा है ये एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा। अच्छा, इसमें 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन उधर साइड में चला गया, देखो इधर। तो ध्यान रखना, इस देखो एरोमेटिक में सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है, साइक्लिक है, सारे साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन चेक करना प्लेनर है। इन तीनों को अगर मैं देख रहा हूं तो बोलो सारे प्लेनर है। कैसे पता चलेगा प्लेनर का, बताओ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बोलो सही है कि नहीं है। अरे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर हो रहा है तो बताओ वो प्लेनर होगा कि नहीं होगा, तो ये प्लेनर होगा। ये सारे कैसे हो जाएंगे, प्लेनर कार्बन है, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी प्लेनर है। अब ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं एरोमेटिक में, हकल्स रूल। हकल्स रूल में, हकल्स रूल क्या होता है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसको जब सोल्व करते हैं तो इसमें आता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ध्यान रखना,
ध्यान से देखो एक बार, अगर हकल्स के रूल का फॉलो कर रहा है मतलब इतने पाई इलेक्ट्रॉन हमें उसमें चेक करने हैं, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। यहां हमारे पास देखो 2 और 2 बोलो ओनली कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। बताओ इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये हकल्स रूल का फॉलो नहीं कर रहा। क्योंकि देखो हकल्स रूल में कहीं भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आते, तो ये तो हकल्स के रूल का फॉलो नहीं कर रहा है। यहां चेक करोगे तो ध्यान रखना इसमें साइक्लिक रेजोनेंस तो होगा, लेकिन इसमें हकल्स का रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें भी बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, सॉरी 4 पाई इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से ये भी क्या नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहां देखो आप लोग, मैं इसको वापस से बना रहा हूं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को रियल स्ट्रक्चर बनाते हो तो हमारे पास स्ट्रक्चर ये वाली होती है। अब इसमें काउंट करो भाई, इसमें सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, ये साइक्लिक भी है, एरोमेटिक मतलब साइक्लिक भी है, और इसमें प्लेनर भी है, इसमें हकल रूल का फॉलो भी हो रहा है। काउंट करो, बोलो 2 2 जा 4 6, बोलो 8 और 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हकल्स रूल का फॉलो करता है। तो बताओ ये हकल्स रूल का फॉलो कर रहा है, इसका मतलब आंसर कौन सा चला जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आंसर कौन सा सही होगा अपना, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यह हकल्स के रूल का फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसी में एक ऑप्शन अगर अपन और देखते हैं, एक ऑप्शन और देखते हैं तो देखो इसमें केवल 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो क्या नहीं करता है, बोलो हकल्स रूल का फॉलो नहीं करता। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इसके अंदर। तो अपना कौन सा ऑप्शन जाएगा इसके अंदर, बोलो थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भाई आगे देखो, आगे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक में एक ही कंडीशन ध्यान रखना, ये प्लेनर प्लेनर नहीं होता। अगर प्लेनर हो गया तो वो एरोमेटिक में, ये ध्यान रखना। ये जो अपने डी ऑप्शन है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी। एक चीज ध्यान रखना, एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना, अगर किसी साइक्लिक रिंग में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 या 8 से ज्यादा, सॉरी कार्बन, 8 एक साइक्लिक रिंग में, केवल एक साइक्लिक रिंग में 8 या 8 से ज्यादा, 8 और 8 से क्या हो ज्यादा, मोर देन 8 कार्बन एटम्स हो, तो ध्यान रखना वो प्लेनर नहीं रह पाती, वो कैसी हो जाती है, बोलो नॉन प्लेनर। बाकी अगर आप इसको डायरेक्ट देखोगे तो सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, लेकिन ये प्लेनर नहीं है। प्लेनर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मोर देन 8 कार्बन एटम आ गए, इसीलिए प्लेनर नहीं हो सकती। और जब प्लेनर नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, बोलो नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। क्या हुआ, देखो इसमें, यहां से देखो, इसको देख लो एक बार, ये वाला एरोमेटिक कैसे है। तो आप लोग ऐसे करो, जैसे इस बॉन्ड को तो ब्रेक करोगे, देखो छोटी वाली जो रिंग होती है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है छोटी वाली रिंग की। तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहां आ जाएगा माइनस, और यहां क्या आ जाएगा, बोलो प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब यहां आ गया माइनस, और यहां क्या आ गया, प्लस आ गया। अब यहां देखो, ये जो माइनस है, देखो यहां से अगर हम बात करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये इसके साथ क्या करेंगे, साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करेंगे, साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और साइक्लिक रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज भी क्या करेंगे, बोलो इसके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। और साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से ये भी कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है इसके अंदर, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 जा 4, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आपको पता है रिंग की वजह से भी
रिंग की वजह से भी क्या आती है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आती है। इसको अपन आगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन में और डिटेल से पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की वजह से ये भी कौन सी प्रॉपर्टी में आ जाती है बोलो, रेजोनेंस की प्रॉपर्टी में, इसलिए अपन इसको वहां डिटेल से देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट 22, वो अपन आगे इसको आगे वाले टॉपिक में आएगी चीजें, है ना। देखो, कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स को एक बार ध्यान से देखो। अच्छा, ध्यान से देखने के बाद फिर क्वेश्चन आगे आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स स्पीसीज विच ओबे हकल्स रूल। बिल्कुल सिंपल सा, हकल रूल के लिए आपको इतना सा ध्यान रखना है, बोलो क्या देखोगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बताओ भाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बोलो रे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बोलो 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस ये चीज देखनी है, अगर ये हो रहा, अब चाहे वो एरोमेटिक हो कि नहीं हो, हकल के रूल का फॉलो हो रहा है, बस ये देखना अपने को। तो बताओ भाई, इसमें काउंट करो, 2 2 4 6 8 और 10, बताओ 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हकल के रूल का फॉलो कर रहा है। और चेक करो, इसमें चेक करना, 2 2 4 और 4 and 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी हकल के रूल का फॉलो कर रहा है। ये हकल के रूल का फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या नहीं कर रहा है बोलो, ये हकल्स रूल का फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें ध्यान से देखना, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी हकल्स के रूल का फॉलो नहीं करता, इसमें भी हकल के रूल का फॉलो नहीं होता है। दो ही हो गए ना इसमें, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके अंदर चेक करो क्या हुआ, हाँ 2 होते हैं भाई, ये सही है, ये हकल के रूल का फॉलो करेगा, अपने पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो ये हकल के रूल का फॉलो करेगा। देखो, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, फिफ्थ आ गया, सिक्स को चेक करो, 8 हो गए, नहीं करेगा ये, और ये हकल रूल का फॉलो करेगा, ये हकल के रूल को फॉलो करेगा भाई। 6 इलेक्ट्रॉन है साइकिल में, और काउंट कर लो आप लोग, काउंट करोगे कितने आ जाएंगे इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 टू 14, 14 वाला ये रहा। इसका मतलब आंसर कौन सा आ गया, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ आ जाएगा, मतलब 1 2 3 और 4, यानी इसके अंदर आंसर कौन सा आ जाएगा बोलो, 4 आंसर आ जाएगा, और 4 आंसर अपने डी ऑप्शन के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। 4 आंसर डी ऑप्शन के अंदर, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट सेशन में लेंगे। थैंक यू।